Hello everyone, today we're going to learn about the natural vegetation and the wildlife क्लास 9th से सोशल साइंस की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के अंदर हम जो आपके टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि नेचुरल वेजिटेशंस, लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड्स, प्रिसिपिटेशंस, इकोसिस्टम, बायोमी, human interference in the ecosystem, importance of the forest, changing in the vegetations, changing in Indian vegetation system, type of vegetations, और बाद में आएगा आपका लास्ट में एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, इतने टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है कि चैप्टर लंबा हो जाए, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर कि जब भी आप वीडियो को देखने के लिए बैठे तो हाथ में पेन और पेपर लेके बैठे और अपने सामने अपनी बुक को ओपन रखें, जिससे कि जब भी कुछ जो चीज़ मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना वो आप अपनी बुक के अंदर टिक मार्क करते जाओ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट के रूप में नोट्स के रूप में रेडी होती जाएंगी। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं कि इंडिया के जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी को फॉलो अप करता है। एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी मतलब इसलिए फॉलो अप की जाती है क्योंकि इसके अंदर है ना हम लोग के पास फ्लोरा फोना की हर टाइप की 1 से 2% प्रजाति हमारे पास अवेलेबिलिटी है। ठीक है, चाहे फ्लोरा की बात करो, चाहे फोना की बात करो, चाहे एनिमल्स की बात करो, चाहे प्लांट्स की बात करो, हमारे पास हर एक एनिमल्स या फिर हर एक कैटेगरी के हर एक जीव जंतु की 1 से 2% प्रजाति हमारे पास मिलती है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल पे है। जो जानवर कहीं पे नहीं मिलते ना वो जानवर भी हमारे यहाँ मिलते हैं, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हम एक्सट्रीम डाइवर्सिटी को फॉलो अप करते हैं। दूसरी चीज़ कि जिस डाइवर्सिटी या फिर जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं ना वो वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों को 12th नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इंडिया इज़ वन ऑफ द 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, 12th नंबर पर हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं कि हमारी कंट्री 12th नंबर पर रिप्रेजेंट होती है। ओके, और वो किस तरीके से होती है, तो इंडिया हैज़ 47,000 प्लांट स्पीसीज। ओके, आउट ऑफ द विच इज़ 15,000 आर द फ्लावरिंग। जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं उनकी पूरी प्लांटिंग्स उनमें डिपेंड होती है, चूँकि पूरे वर्ल्ड की 6% है। समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 6% फ्लावर्स उगते हैं ना उसमें से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 100% फ्लावर्स उगते हैं उसमें से 6% फ्लावर यहाँ पे है हमारे पास इंडिया के अंदर है। ओके, ऑक्यूपाइंग द 10th पोजीशन द वर्ल्ड वाइड उसकी 10th पोजीशन आती है और एशिया के अंदर वो 4th पोजीशन पे आता है। क्लियर, अब आपके ऊपर है कि आप मुझे रिसर्च करके बताओ कि वर्ल्ड में फर्स्ट 3 कंट्रीज़ कौन से हैं एशिया के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट 3 कंट्री कौन से ऐसे हैं जो हमसे आगे हैं, और एशिया के अंदर कौन सा फर्स्ट कंट्री है जो फ्लावर्स के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। क्लियर, ओके, आगे बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एनिमल्स की स्पीसीज़ है वो अप्रोक्सीमेट 90,000 स्पीसीज़ हैं, और ये दोनों से इंक्लूडिंग है जो आपका कह लो कि मेरियंस कह लो या फिर वाटर फिश कह लो, दोनों है इंसेक्ट। हर एक चीज़, हर एक जो लैंड का वाटर है, जो पानी में रहने वाला है, जो लैंड पे रहने वाला है, चाहे फिश है, इंसेक्ट कोई भी है, वो सारा का सारा डिपेंड किसके ऊपर होता है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर होता है। और ह्यूमन बींग्स के ने जितना उसको बचा के रखा है ये उतना ही आज हमको एज अ प्रोडक्टिविटी के रूप में हम उसको यूज़ कर पाते हैं। क्लियर, ओके, आगे बात करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर आते हैं। द प्लांट एंड कम्युनिटी विच इज़ बाई ग्रोइंग नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस फॉर द लॉन्ग टाइम। द नेचुरल वेजिटेशन विच आर द लिफ्ट undisturbed for the long period of the time is called the virgin वेजिटेशंस। अब देखो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है नेचुरल वेजिटेशंस। तो नेचुरल वेजिटेशन वो होती है कि जो पूरी की पूरी प्लांट कम्युनिटी को नेचुरली ग्रोन देती हैं और उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता बड़े लंबे टाइम तक। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन। बट उसके अंदर एक और चीज़ होती है, क्या कि उसको हमने लेफ्ट कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया और उसको बहुत लंबे टाइम तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। और लंबे टाइम का मतलब होता है यहाँ पे मतलब बहुत सदियों तक। समझ रहे हो, आपने एक प्लांट को कहीं पे उगा दिया और उस प्लांट को उगाने के बाद आप भूल गए और उसको दुनिया भी भूल गई, और वो अपने आप से पूरा का पूरा एक्सट्रीम लेवल पे जाके अंदर तक अपने रूट्स को फैला के पानी को ऑब्जर्व कर रहा है और खुद से बड़ा होता जा रहा है और एकदम बहुत बड़ा हो गया।
तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्जिन वेजिटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्जिन वेजिटेशंस को कहेंगे। क्यों, क्योंकि उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, वो अपने आप से पैदा हुआ, अपने आप से पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं कि वर्जिन वेजिटेशन के अंदर की आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंडोमिक और एक होता है आपका एक्जोटिक स्प्रेंट्स। अब जो आपका इंडोमिक स्प्रेंट होते हैं ना, वो उस टाइप के स्पीसीज होते हैं या उस टाइप के प्लांट्स की स्पीसीज होते हैं जो इंडिया के अंदर में पाए जाते हैं। मतलब टिपिकल जो जिस भी कंट्री की बात कर रहे होंगे उस टिपिकल उस कंट्री के अंदर पाए जाने वाली जो वेजिटेशन होंगी उसके अंदर अगर वो जो पूरा प्रॉपर प्लांट है वो उसी के अंदर वहाँ बनता है, वहीं पे उसकी पूरी की पूरी क्लाइमेट सिचुएशन वहीं की है, तो उसको हम कहेंगे एंडोमिक स्पीसीज। अगर कोई ऐसा प्लांट है जो आउटसाइड ऑफ द, मतलब उसका ओरिजिन आउटसाइड से है, उसको बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके वो फिर उगता है, उसके लिए हमको टिपिकल वो क्लाइमेट को क्रिएट करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एक्सोटिक स्पीसीज। क्लियर, तो ये दो टाइप के स्पीसीज होते हैं। आगे बात करते हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी। फिर जो मेन चीज़ें हैं ना कि जो आपकी पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करती है, इफ़ेक्ट इन द सेंस कि जिसके कारण पूरी की पूरी डाइवर्सिटी चलती है, उसमें पहला आता है आपका रिलीफ, फिर आपका आता है लैंड और फिर आपका आता है सॉइल। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जितना भी आपका फ्लोरा फोना है ना, जितना कुछ भी है, और वो सब कुछ, और एक आपका होता है कि उसका पूरा का पूरा क्लाइमेट, उसका फोटो पीरियड्स और उसका प्रेसिपिटेशन, और ये सब का होता है लास्ट में इकोसिस्टम। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इतनी इंटरेक्टेड है कि इनके अलावा ये एक के ऊपर एक डिपेंडेबल है। ठीक है, इनका अगर इसमें से एक भी लिंक टूटता है ना, तो फिर पूरी की पूरी इकोसिस्टम हिल जाएगा और इकोसिस्टम किसी और टर्न पे बैठेगा। और टर्न में बैठेगा इन द सेंस के उसमें से जो मेन प्रोडक्टिविटी निकालनी है ना, वो निकल नहीं पाएगी। ओके, आगे बात करते हैं रिलीफ के बारे में। तो दैट इंक्लूड्स द लैंड एंड सॉइल। वहाँ पे दो चीज़ें आती है, लैंड और सॉइल दोनों आ जाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं लैंड्स के ऊपर। तो लैंड किस तरीके से अपना बिहेव करती है, वेजिटेशन के रूप में आती है। तो नेचुरली जो कुछ भी होगा तो उसके अंदर दो तरीके से बहुत डिफरेंट टाइप की जो लैंड्स होती है ना, वो रिफॉर्म होती है। जैसे कि प्लेन होती है, हिली होती है, हिली मतलब पहाड़ वाली फिर होती है आपके प्लेटूज, फिर डिटरमाइन द काइंड ऑफ वेजिटेशन विच आर ग्रोइंग। ओके, फर्टाइल लैंड्स के ऊपर मोस्ट ऑफली ग्रोइंग क्रॉप्स ज़्यादा होती है, वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह होते हैं। किसके ऊपर होती है, फर्टाइल लैंड के ऊपर होती हैं। जिस जगह पे फर्टाइल लैंड नहीं होगी वहाँ पे किस टाइप की लैंड्स होंगी, तो वहाँ पे आके आपको प्लेन लैंड्स मिल जाएंगी। अदरवाइज आपको हिली जो रेंज होती है, मतलब हिली जो लैंड्स होती है वो देखने को मिल जाएंगी। और जो बाकी प्लेटूज की जो आपकी लैंड्स होती है, मतलब थार का मैदान कह सकते हैं उसको हम, कि पूरा का पूरा पूरा बंजर मैदान है, कि वहाँ तक आप तो दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ इस टाइप की ज़मीनें भी होती हैं, तो वहाँ पे कुछ हम लोग कुछ कर सकते नहीं हैं। बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर्स या फिर फ्रूट्स को और वेजिटेशन को उगाया जाता है, जिसके ऊपर पूरा ह्यूमन बींग्स सिविलाइजेशन सर्वाइव करती है, उसको हम कहते हैं फर्टाइल लैंड्स या फर्टाइल सॉइल्स। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं आपका अनडुलेटिंग वेव्स के बारे में। ये कुछ टाइप की इस तरीके से होते हैं कि जो पूरे के पूरे खाली मैदानों के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे ग्रास लैंड्स को, ऐसे वुड लैंड्स को खड़ा कर लेते हैं ना, जो ऐसे तो सूटेबल होते हैं वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस के लिए। आपने कभी भी अगर गिर के जंगल में गए हो ना, तो गिर के जंगल में आपने एक चीज़ दिखूंगी कि भाई कहीं पे बहुत ज़्यादा गिरनी है और मतलब ग्रीनरी है, और एक जगह पे आके बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, राइट। तो जो जिस जगह पे तो जिस जगह पे आपके जो ग्रीनरी नहीं है ना, वहाँ पे आपको सूखे जैसा आपको क्लाइमेट देखने को मिलता होगा। तो जिस जगह पे आपको सूखे जैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है ना, वो जगह आपको हम लोग कह सकते हैं अनडुलेटिंग वेव्स। मतलब वहाँ पे आपको अनवांटेड ग्रासेस या अनवांटेड वुड्स के ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे जो दूसरी सिविलाइजेशन को, मतलब दूसरे जो कम्युनिटीज है उस प्लांट्स की, उसके लिए हार्मफुल है। क्योंकि वो वहाँ पे अनवांटेड खड़े होने के बाद जिस क्रॉप्स को या फिर जिस भी चीज़ को पर्टिकुलर न्यूट्रिशन चाहिए होता है उस पर्टिकुलर सॉइल से, वो प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आके वो खुद से अपने आप उग जाते हैं और वहाँ पे आके वो उस पूरी ज़मीन को बिगाड़ते हैं। ओके, आगे बात करते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल हर बार याद रखना, अपने देश के अंदर प्लेस टू प्लेस सॉइल चेंज होती रहती है। कहीं पे बहुत अच्छी सॉइल मिलती है, कहीं पे कुछ ख़राब सॉइल होती है, कहीं पे कुछ ऐसी सॉइल्स होती है जहाँ पे कुछ उग सकता नहीं है। अदरवाइज कुछ कई जगह पे ऐसी सॉइल होती है कि जहाँ पे आप कुछ भी डालो वो सब उग जाएगा। समझ रहे हो? मैं सीड्स की बात कर रहा हूँ। कोई भी सीड्स डालो आप, वहाँ पर वो चीज़ उगी जाएगी। वहाँ पर उस टाइप की वो फर्टाइल सॉइल है। क्लियर? ओके,
आगे बात करते हैं, जैसे कि डेल्टा सॉइल है, रिवर डेल्टा के पास जो सी के पास आपको मिलती है वो आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए आपका सबसे सूटेबल होती है। क्यों? क्योंकि आपको इस फॉरेस्ट के अंदर सिंपल सी बात है, उसको जो पानी का जो पूरा का पूरा फ्लो है ना वो हाई लेवल मिलता है। तो पूरी की पूरी सॉइल कौन सी होंगी? तो फर्टाइल सॉइल बन चुकी होगी। जो सिंपल सी बात है कि जिस भी सॉइल के पास पानी होगा वो ज़मीन उपजाऊ है आपकी। अगर ज़मीन अंदर से खोखली है तो वहाँ पर आप चाहे कितना ही पानी डाल के कुछ भी उगाने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से कुछ चीज़ें उगेगी। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। जैसे कि नोट, एक नोट है जो आपको याद रखना होता है कि जो एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर सो इनहेबिटेड लोकेशन ऑन द बेस ऑफ द रिलीफ। फॉर एग्जांपल द माइग्रेट बर्ड लाइक द सेब्रिन ऑन द फ्लेमिंगो। ये दो बर्ड ऐसे होते हैं जो आपके रन कच्छ, जो कच्छ का रन है आपके वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके आने के बाद वो लोग बहुत लंबे टाइम तक यहाँ रहते हैं। ठीक है, विंटर का सीज़न होगा ना तब ये माइग्रेशन बर्ड यहाँ पे आते हैं हमेशा, और हमेशा से आते रहे हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं हम क्लाइमेट्स के बारे में। तो आपके क्लाइमेट्स के अंदर 3 प्रकार के 3 डिफरेंशिएट दिए हुए हैं। एक आपका प्रेसिपिटेशन होता है, इसको मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दिया कि किस तरीके से यूज़ होता है। आपका जो आज के जो चैप्टर में पढ़ने वाले दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपकी पहली चीज़ आपको होगी वो होगी आपकी टेम्परेचर, और दूसरी आपकी है फोटो पीरियड। जो आपका टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं? तो टेम्परेचर आपको उसमें कहा जाता है कि जिसमें आपका ह्यूमिडिटी, जो एयर के अंदर जितनी ह्यूमिडिटीज़ है, जिस तरीके से उसका कैरेक्टर डिटर्मिनेशन किया जाता है, जिस तरीके से उसकी वेजिटेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कि अगर एक टिपिकल अगर क्लाइमेट के अंदर अगर इतना टेम्परेचर हो तो ही टमाटर उग सकते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो टमाटर सड़ जाएंगे। राइट? विंटर के अंदर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो जैसे रबी क्रॉप्स होती हैं उसको हम विंटर में हमेशा उगाते हैं। राइट? तो अगर उनको उस टाइम पे उगाया जाए तो वहाँ की उनकी क्लाइमेट सूटेबिलिटी है कि भाई उस टाइम पे ठंडी ज़्यादा होगी, उस टाइम पे सूर्य की किरणें लिमिटेड होंगी, और उस हिसाब से उस पूरे प्रोडक्ट को या फिर उस पूरे क्रॉप्स को इतनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको पानी चाहिए होगा। इसलिए चाहे ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले उसको, और कम से कम उसको धूप मिले। राइट? तो इस तरीके से कुछ क्रॉप्स को किया जाता है। बट उसी जगह पे अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए और धूप डबल गिरे और ठंडी कम हो जाएगी तो क्या होगा? तो वो पूरी की पूरी क्रॉप सड़ जाएगी। समझ रहे हो? तो इस टाइप की क्लाइमेट कंडीशन डिपेंड करती है कई बार आपके टेम्परेचर से इंक्लूड होते के बाद। ओके, आगे बात करते हैं आपके टेम्परेचर के बारे में और डिटेल में बात कर सकते हैं कि भाई जिस तरीके से कूलर एल्टीट्यूड हो रहा है, जहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, जितना आप ऊपर जाते हो उतनी ठंड बढ़ती जाती है। जैसे कि 915 मीटर के आसपास जाओगे तो आपको वहाँ से आपको ठंड महसूस होगी, पर जैसे आप इक्वेटर से अवे हो जाओगे, मतलब इक्वेटर से निकल के दूसरी साइड निकलोगे ना, तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे कि जहाँ पे आपको उसका जो टेम्परेचर होगा ना वो एग्जाम्पली लो गिरता जाएगा। मतलब आप हिमालय के ऊपर जाओ, हिमालय के साइड जाओगे ना, मतलब बीच में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है जो आपके रण ऑफ कच्छ से लेके पूरा लास्ट आसाम तक का पूरा हिस्सा डिवाइड करती है। मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपकी जो बीच में एक लाइन खींचती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आप ऊपर जाओगे ना, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ के एरिया में जाओगे ना, आपको जो टेम्परेचर होगा वो आपको कोल्ड देखने को मिलेगा। जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको कोल्ड देखने को मिलेगा, और वहाँ से जितना नीचे आओगे आपको उतना गर्म देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसी के ऊपर कभी ना कहीं ना जो आपकी वेजिटेशन होती है, जो क्रॉप्स होती है, वो भी आइडेंटिफाई की जाती है कि इस टिपिकल एरिया के अंदर इस टाइप की आपको क्रॉप्स देखने को मिलेंगी। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हिमालय के रूप में आपके हिमालय और जो हिल पोर्शन होता है, जो आपका हिल ऑफ पेनिनसुला है, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के पास डिफरेंट सिचुएशन है। जो आपकी पेनिनसुला प्लेट है वो आपको कहाँ पे मिलती है? आपकी डक्कन प्लेट्स के आसपास के एरिया में देखने को मिलती है, मतलब कि आपका बीच का एरिया है। क्लियर? और आपका हिमालयन रेंज तो सिंपल सी बात है ऊपर का एरिया, तो वहाँ पे आपको अलग पूरी की पूरी सिविलाइजेशन आपको अलग देखने को मिलेंगी। आगे बात करते हैं आपकी फोटो पीरियड सनलाइट के बारे में। जो फोटो पीरियड सनलाइट है वो आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो। इसके अंदर आपको डिटेल में बताता हूँ, जो मेन पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। द अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट इज नोन एज ए फोटो पीरियड। मतलब जो अमाउंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट इज नोन एज अ फोटो पीरियड। मतलब किसी पेपर को आपने रखा, उस पेपर के ऊपर कितनी सनलाइट आ रही है और कितनी ड्यूरेशन तक आई, मतलब कितने घंटे आई और कितनी जगह पे आई, वो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फोटो पीरियड्स। क्लियर?
ओके ये हमेशा याद रखना, डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे, डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे और डिफरेंट सीजन पे एक डिफरेंट वे में वर्कआउट कर सकती है। क्लियर? जिस तरीके से अगर वार्म का क्लाइमेट होगा, गर्म क्लाइमेट होगा, तो उस गर्म क्लाइमेट के अंदर प्लांट्स की ग्रोइंग सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपको सनलाइट सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहेगी। बट उसी के सामने आपको ह्यूमन बींग्स को कुछ ज़्यादा ही गर्मी का महसूस होता है उस टाइम पे। क्लियर? उसी टाइप के आपके समर के टाइम पे गर्माहट बहुत कम होंगी, सनलाइट बहुत कम आएगी, पर उसके सामने आपको जो वातावरण होगा एकदम ठंडा हो जाएगा, बट जो क्रॉप्स को उगने का टाइम होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है कभी कभार फोटो पीरियड्स के सेंस में। ओके आगे बात करते हैं प्रिसिपिटेशन के बारे में। तो हमने पहले ही बता दिया था कि भाई किस तरीके से किस किस जगह पे कौन कौन से टाइम पे विंड्स को आना चाहिए, मतलब किस टाइप के मॉनसून आता है, किस टाइप का आपका रेन सीजन आता है, किस टाइप का आपका समर आता है, किस टाइप का आपका विंटर आता है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि मैंने उसको पूरा डिटेल में आपको बताया था। इनडायरेक्टली आपको जो लास्ट लेक्चर था ना वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेबल था। क्लियर? आगे बात करते हैं आप इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्टर जो आपका क्लाइमेट कंडीशन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? इसके अंदर आपका सारे के सारे प्लांट्स, एनिमल, हर एक चीज़ अपने आप से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो लोग ऐसे इंडिपेंडेंट हैं कि उनके ऊपर कोई रोक टोक कुछ नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं वो दूसरी डाइवर्सिटी से या फिर दूसरे एनिमल्स या फिर दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल है। जैसे कि अगर प्लांट्स को कोई नहीं खाएगा तो प्लांट्स की उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको खाने के लिए डियर को रखा गया। अब जब डियर अपने आप को वहाँ उस प्लांट से बचा के उस प्लांट्स को खा रही है, तो सपोज उसको कोई नहीं खाएगा तो डियर की जो प्रजाति है वो एक बल्क में बढ़ जाएगी और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा। तो उसको मारने के लिए टाइगर्स, लायंस या फिर जो आपके वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो होते हैं, राइट। तो इस तरीके से पूरा इकोसिस्टम चलता है, एक के ऊपर एक निर्भर होता है। सिंपल सी बात है, आप सिंपल एक कॉमन से लगा देखो, अगर हमने सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो सिंपल सी बात है उस टाइम पे क्या होगा कि सारे के सारे जो डियर्स को खाने वाली जो क्रॉप्स होंगी ना, जो घास वगैरह, जो ग्रास लैंड्स हैं, आपने उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब होगा क्या, जब उनके पास जो डियर वगैरह होंगे, जो आपके ये डियर वगैरह हैं, इनके पास अगर वो ग्रास लैंड खाने के लिए नहीं होंगे, जो इनका टिपिकल ग्रास जो उनको खाने के लिए चाहिए होते हैं, घास खाने को चाहिए होता है, अगर उनको वही नहीं मिल रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो ऐसे ही मर जाएंगे। और याद रखना कि शेर या फिर टाइगर कोई भी होगा, वो एक लिमिट तक मरे हुए इंसान या फिर मरे हुए जानवर तक को खाता है, अदरवाइज वो भी उस टाइम पे उसको है ना, देखो शेर, टाइगर वगैरह क्या होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनको गर्म खून पसंद होता है। वो कभी देखना, वो कभी भी किसी भी चीज़ को मारते हैं ना, उसके बाद उसको तुरंत खाते हैं, उनको चीज़ गर्म पसंद आती है उनको, क्योंकि उनको भी इतना कॉमन सेंस है कि अगर इसको हमने बहुत लंबे टाइम तक होने दिया उसके बाद इसमें बैक्टीरिया पड़ जाएंगे और ये हमारे स्वास्थ्य के अनुसार या फिर वो मेरे डाइवर्स सिस्टम के लिए, फिर जो मेरा पूरा अंदर का सिस्टम है उसके लिए अच्छा रूप में साबित नहीं होगा। इसलिए वो हमेशा गर्म को प्रिफर करते हैं। इसे जब भी आपको देखना पड़ेगा ना, तो आपको देखने को मिलता होगा वो जब भी किसी का शिकार कर देंगे ना, उसको उसी टाइम पे वहीं बैठ के खाते हैं फटाफट, और जो बच जाता है वो वहाँ से उठा के लेके निकलते हैं और अपने बच्चों तक खिलाते हैं। बाकी उसको जितना हो सके उसको वहीं पे फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इकोसिस्टम के ऊपर हर एक चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है। एक और चीज़ होती है कि उसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करती है वो होती है एयर, सॉइल और वाटर और सनलाइट। कौन सी? एयर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, चारों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सॉइल भी कनेक्टेड है वाटर से, वाटर कनेक्टेड है एयर से, और एयर कनेक्टेड है सनलाइट से। ओके, आगे बात करते हैं। आपकी जो मेन एक पॉइंट थी बायोमी वाला, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि जब प्लांट्स एंड एनिमल हैव ए सिमिलर लाइफ फॉर्म एग्जिस्टिंग, सिमिलर एनवायरमेंट कंडीशन, ए बायोमिक इज आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट एक्सट्रीम हेयर एंड इट इज़ ऑल्सो ए टर्म एज ए मेजर लाइफ जोन। क्या कह सकते हैं इसको? मेजर लाइफ जोन के रूप में हम कह सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि इसके अंदर होता क्या है कि जिस प्लानेट या फिर जिस एनिमल्स को जिस क्लाइमेट में रहने का अभी सूटेबिलिटी हो चुकी है, वही सेम सूटेबिलिटी उसको किसी और जगह मिल जाती है तो वो वहाँ पे भी रह सकता है, बट उसकी जो मेन लाइफ ऑफ एनर्जी थी या मेन लाइफ ऑफ सोर्स था वो वही गिना जाएगा कि भाई ये पहले इस टाइप का रहता था, अभी इसको इस टाइप में रखना पड़ेगा वरना ये मर जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंस इन द इकोसिस्टम। तो जो जिस तरीके से ह्यूमन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपको पता है कि भाई ह्यूमन लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग
पूरे के पूरे उनकी जो चेन होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, हम उनको अच्छे से रहने देते नहीं है, उनकी जो ट्रीज वगैरह उनको मार डालते हैं, एनिमल्स को हम लोग हार्मफुल करते हैं, जो उनके प्लांट्स वगैरह हैं उनकी जो इनहेबिलिटीज़ हैं हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी लैंड को हम ख़राब कर रहे हैं, हम ओजोन लेयर को ख़राब कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, जिससे होगा क्या कि भाई उनका पूरा पूरा इकोसिस्टम हिल रहा है, और अगर वहाँ से इकोसिस्टम में से अगर एक भी चीज़ निकलती है तो सिंपल सी बात है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख देगी और पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट सालों बाद वो भी ह्यूमन बींग्स के लिए भी एक इफेक्ट के रूप में दिखेगा। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर द मोस्ट एडवांटेजेस फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनके जैसा कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता एनवायरनमेंट को बचाने में। क्यों? क्योंकि दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, रिड्यूस द सॉइल इरोजन्स, एक्सट्रीम फ्लो को जो रोकता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री वालों के लिए, लिवहुड्स के लिए है, जो फॉरेस्ट में लोग, जो आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं उनके लिए पूरा का पूरा घर है वो, राइट। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट है ना वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है हर एक चीज़ को। और वो कौन सी चीज़ को कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है विंड्स को एंड फोर्सफुल विंड्स को टू मेंटेन द रेनफॉल। समझ रहे हो कि वो वहाँ पे पूरी की जो मोस्ट पावरफुल रेन जो निकलती है ना, जो बहुत ज़्यादा फ्लो में आपके विंड्स बहती है, उनको रोकता है, और उनको रोकने के बाद उसको रेनफॉल के रूप में प्रॉपर जगह पे डाइवर्सिफाई करके वहाँ पे उनको फेंकता है। समझ रहे हो? अगर वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह ना हो और उसकी विंड को रोका ना जाए तो वो विंड्स आगे निकल जाएंगी, और जब वो विंड्स आगे बहुत निकल जाएंगी तो वो किसी समुद्र के आसपास के एरिया में गिर जाएंगी, बट जहाँ पे ज़रूरत होगी ना वहाँ पे रेन नहीं होगा। इसलिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और वो बहुत सारे एनिमल्स या फिर बहुत सारे स्पीशीज़ का शेल्टर रूम के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। आगे बात करते हैं चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन इन द इंडिया। इंडियन वेजिटेशन कवर ऑफ द इंडिया इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द नो normal, no more natural in the real sense expected, some inexplicable regions like Himalayan and the hilly regions of the central India and the Madurai, ऐसे वो मधुशाली है। अब देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि इसमें एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट होता है कि जिसमें हम क्या लगते हैं कि जो आपका नेचुरल वेजिटेशंस का जो इंडिया के अंदर रूप है ना वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग उसको इफेक्ट कर रहे हैं। अब उसका इफेक्ट इतना हो रहा है कि भाई पूरे देश के अंदर सिर्फ 2-3 जगह ऐसी हैं जिसमें आपका सेंट्रल इंडिया आ गया, फिर हिली रीजन्स आ गए, या हिमालयन आ गया। मतलब ये सिर्फ 4 चीज़ें या फिर 3-4 चीज़ें ऐसी जगह बाकी हैं जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन को कोई हार्मफुल पहुँचा नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ तक इन ह्यूमन बींग्स को पता ही नहीं कि वहाँ पे करना कैसे है, वहाँ पे कैसे ज़िंदगी को कैसे जीना कैसे है ना, वहाँ पे उनने उस चीज़ को डेवलप नहीं किया। तो जब उस चीज़ का डेवलपमेंट वो कर लेंगे तो डेफिनेटली पता है कि हमको पता है कि वो लोग वहाँ पे जाके भी उनकी डाइवर्सिटी को छेड़छाड़ तो गारंटी से करने वाले हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हिमालयन है तो वो बहुत ही ठंडा एरिया है, तो वहाँ पे ज़िंदगी को जीना या फिर उनके वहाँ पे डाइवर्सिटी को जाके वहाँ पे कोई नॉर्मल चीज़ का प्रोडक्शन करवाना बहुत हार्ड है, इसलिए वो बचा हुआ है। दूसरा आता है हिली रीजन्स, जो आपके बड़े बड़े हिल्स वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे लोगों को पता तो है कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करना कर सकते हैं। बट आपको पता होगा कि हिली एरियाज़ के आसपास में आपको जंगली जानवर से लेके आपका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है कि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे भी नहीं हो सकता है। आपका दूसरा आता है सेंट्रल इंडिया के आसपास का एरिया, मतलब कि ऐसा जो पठार वाला एरिया है कि जहाँ पे आप कोई चीज़ बना तो दोगे बट उन जगहों पे कोई रहने के लिए लोग आएंगे नहीं। समझ रहे हो? एक होता है कि सिटी से बहुत दूर हो गया तो लोग वहाँ पे आते ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस टाइप के आपका कुछ 3 प्रकार के एरिया होता है जिसके ऊपर लोगों का चेंज होता है, बट कुछ इन लोगों की तरह इसमें चेंज नहीं कर पाते हैं। आगे बात करते हैं आपका टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इंडिया के अंदर 5 टाइप के वेजिटेशन होते हैं जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो पहला पढ़ने वाले हैं आपका ट्रॉपिक ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसका अनुसार 2015 के अंदर द फॉरेस्ट हैज़ बीन कवर इन इंडिया इज़ 21.34, ठीक है, बट विच इज़ वॉज इन द 21.05 इन द 2011। मतलब 2011 के अंदर 21.5 के आसपास का फॉरेस्ट एरिया हम कवर कर रहे थे, बट 2015 आते आते तक हमने 21.34% तक का हमने एरिया कवर कर लिया था। मतलब हम लोगों ने कम से कम 30% या फिर 29% की हमने
आगे 0.29% की हमने कह सकते हैं इंक्रीमेंट किया कुछ के में, कि हमने इतना डेवलपमेंट किया, इतने फॉरेस्ट को हमने उगाया ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, आगे बात करते हैं आपका टिपिकल सर्वे, फिर टिपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अगर आपको कोई बोले कि 12% से ज़्यादा एरिया, मतलब 12% ऑफ पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का 12% फॉरेस्ट ये कवर करती है, तो उसको हम कहेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। और उसके अंदर एनुअली, मतलब पूरे साल के अंदर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी बारिश होती है, तो भी उसको कहेंगे हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरी चीज़, ये कहाँ कहाँ पे होती है? तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट का जितने भी स्लोप वाले एरिया है वहाँ पे आपको ये टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। दूसरी, आपके जो लक्षद्वीप या फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार वाला आइलैंड है, आपको वहाँ पे ये दिख जाएंगे। दूसरी, आपके अपर आसाम, मतलब जहाँ से ब्रह्मपुत्र ऊपर की रस निकलती है, वहाँ के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो और आपका ग्लास होता है कोस्टल एरिया ऑफ द तमिलनाडु एंड उड़ीसा, आपको यहाँ पे भी आपको टिपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत होगी। वो कैसे होते हैं? ये वाइट एंड वार्म होते हैं, गर्म और गीले होते हैं। क्या होते हैं? गर्म और गीले होते हैं। और ये थ्रू आउट द ईयर रहता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है। दूसरी, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो हमेशा 60 मीटर से लंबे हो जाते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको है ना मल्टी यार्ड्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक ही सिविलाइजेशन या फिर कह लो कि एक ही प्लांट्स की एक डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ कि पूरे साल ये थ्रू आउट द ईयर हमेशा ग्रीन्स के रूप में रहेगा, ठीक है। ये कभी भी सूखा नहीं पड़ता, ये हमेशा ग्रीन के रूप में रहता है। दूसरी कि यहाँ पे जो ट्री शेड्स होते हैं, मतलब जो पेड़ की पत्तियाँ गिरती हैं, उनका टाइमिंग दूसरों से टाइमिंग से रिलेटेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे पत्तियाँ गिरने का टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है और हर साल डिफरेंट होता है। क्लियर? कोई मेजर नहीं कर पाता ऐसे। ओके, आगे बात करें फ्लोरा फौना की। वो आप आपसे खुद से पढ़ लेना एक बार, या फिर जब वीडियो को पॉज करके एक बार उनको रीड कर लेना कि भाई ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आगे बात करते हैं आपका दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं आपका मॉनसून फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल डिसऑर्डर फॉरेस्ट, या फिर कह लो कि टिपिकल मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। हम उसको मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे इंडिया के फॉरेस्ट एरिया के अंदर 64% की अपनी हिस्सेदारी को निभाता है। मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से देखने को मिलते हैं? आपको मॉनसून फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर जो रेन होती है वो कम से कम 200 सेंटीमीटर से लेके 70 सेंटीमीटर के आसपास की रेंज में गिरती रहती है। दूसरी, जो इसकी लीव्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ऊपर के एरिया में क्या था, एवरग्रीन में जो लीव्स थी उनका गिरने का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है। बट इसके अंदर एक चीज़ थी कि इसके अंदर आपको समर में, मतलब जब भी ड्राई समर शुरू होगा, मतलब हार्ड कोर समर शुरू होगा ना, उसके 6 या 8 वीक के बाद इसकी लीव्स गिरना शुरू हो जाती है और नॉर्मली गिरती रहती हैं। आगे बात करते हैं, इसके कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं और उस टाइप के अंदर हमने उसको 2 डिफरेंट टाइप में चेंज किया। एक आपका आता है मॉइस्चर और दूसरा आपका आता है ड्राई। जो आपका मॉइस्चर वाला पार्ट है ना, उसको हम कह सकते हैं कि भाई ये हमेशा ऐसा एरिया होता है जो एनुअली पूरे, याद रखना ये आपका टिपिकल मानसून के ही 2 पार्ट्स हैं। मतलब पहला आपका हो गया मानसून के अंदर मॉइस्चर वाला पार्ट और मानसून के अंदर ड्राई वाला पार्ट, ठीक है। हमने कोई दूसरा फिर तीसरा हमने टिपिकल फॉरेस्ट का भी हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे ही टॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला उसका जो मॉइस्चर वाला पार्ट है उसमें कहते हैं कि ये हमेशा 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास का रेनफॉल करता है। दूसरी चीज़, ये 34% ऑफ एरिया को कवर करता है इंडिया के अंदर, क्लियर? ओके, दूसरी चीज़, ये हमेशा आपको ईस्टर्न पार्ट्स में या फिर नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट्स में स्टेट्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि वेस्टर्न उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमालयंस के रेंज के पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आपको लेवर्ड्स साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट का जो साइड का एरिया होता है ना, कि जहाँ पे वो माउंटेन्स वगैरह खत्म हो रहे हैं, फिर माउंटेन में कहीं कोई दूसरा माउंटेन शुरू हो रहा है, उनके बीच का जो पूरा एरिया होगा, वहाँ पे आपको टिपिकल इस टाइप के मॉइस्चर देखने को मिल जाएंगे, मतलब मॉइस्चर फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला आपका आता है ड्राई वाला, या फिर कह लो कि ड्राई फॉरेस्ट। ये टिपिकल कैसे फॉरेस्ट होते हैं? ये फॉरेस्ट ऐसे होते हैं कि जो पूरे इंडिया के अंदर 30% फॉरेस्ट को कवर कर सकते हैं। मतलब 30% ऑफ फॉरेस्ट होता है वो इनके हिसाब से कवर अप किया जाता है। मतलब 30% फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। 70 से 100 सेंटीमीटर तक की इनकी एनुअल रेनफॉल होती है। आगे बात करते हैं कि टिपिकल हमेशा पेनिनसुला प्लेट के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके ऊपर हमेशा आपका
जिस प्लेट्स के ऊपर आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाले सबसे ज़्यादा राज्य आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो टिपिकल जो आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी ना, वो आपको ये देखने को मिलेंगी कि इन फॉरेस्ट के अंदर आपको ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करने वाले, जैसे कि नीम का प्लांट होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। पीपल है, वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रेन होता है ना, वो लिमिटेड दायरे में और प्रॉपर रेन होती है। ऐसा रेन होता है कि टाइम टू टाइम रेन गिरती है और वो टाइम टू टाइम पे उसको कवर अप कर लेती है। ओके, आपका जो तीसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब। इसका क्या कर सकते हैं, तो ये पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 5% एरिया को कवर कर सकती है, और उस 5% एरिया में इसके पास जो रेन की मात्रा है वो सिर्फ 70% या फिर लेस देन 70% होती है। मतलब 70 सेंटीमीटर से भी कम उनकी वहाँ पे रेनफॉल होती है पूरे के पूरे ट्रॉपिकल स्क्रैप्स के अंदर। स्क्रैप का मतलब होता है ये झाड़ियाँ वगैरह होते हैं, उसको स्क्रैप कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं जो रीजन्स होते हैं, जो इनको स्पेशल रीजन्स होते हैं, वो कौन कौन से रीजन्स होते हैं। तो जो सेमी एड्स होते हैं, मतलब जहाँ पे मिक्सिंग होता है, तो वहाँ पे कैसा हो सकता है, गुजरात, राजस्थान एंड सम एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एज वेल एज द प्लेट ऑफ द डेक्कन प्लेट्स तक ये पूरा एरिया फैला हुआ है। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या क्या है, तो सम प्लांट हैव ए लॉन्ग रूट्स, कुछ जो लॉन्ग रूट्स होते हैं, एक थिन लीव्स होती हैं, मतलब बहुत पतली लीव्स होती हैं, और मिनिमम ऑपरेशन कन्वर्जेशन ऑफ द मॉइस्चर, मतलब बहुत कम ज़्यादा उनको मॉइस्चर चाहिए होता है। मतलब ये पूरी की पूरी इनकी ज़िंदगी होती है ना, वो मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। जितना हो सके पूरे दिन के अंदर लोग मॉइस्चर को बनाते हैं और खुद के मॉइस्चर के खुद को डेवलप करते हैं। आपको अगर कभी देखना हो ना, तो कोई भी आप रेगिस्तान का कोई भी टिपिकल प्लांट्स को जाकर देख लेना, वो दिन के टाइम पे पूरा का पूरा सिकुड़ के अपने आप को बंद कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितनी भी जो ऊर्जा निकलने वाली है, या फिर जितने भी उसके अंदर जितने भी उसके अंदर पानी खींचने की जगह हुए ना, वो सारे इसलिए वो सिकोड़ लेगा, जैसे कि सारा पानी बाहर ना जा पाए, पानी सीधा पत्ती से टकरा के वापस से प्लांट के अंदर रिफॉर्म हो जाए। इस तरीके से कुछ चलती हैं कि इस तरीके से वो लोग इन जगह पे सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, जो आपका चौथा पार्ट आता है उसको हम कहते हैं टिपिकल माउंटेन फॉरेस्ट। इसका अंदर आपको है ना इतना लगना कि सारे के सारे जो फोर्थ पार्ट है ना, ये आपका डिपेंड होता है हमेशा आपके माउंटेन एरियाज़ के ऊपर। अगर आपके माउंटेन एरिया के अंदर या फिर आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश, ये आपका टोटल 17% कवर करता है, और यहाँ पे आपको टिपिकल माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको माउंटेन्स का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि माउंटेन्स के एरिया में, मतलब हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर ये फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते होंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपको वेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और वेट फॉरेस्ट मतलब गीले फॉरेस्ट होंगे जो आपके एल्टीट्यूड बिटवीन द 1000 to 2000 मीटर्स, वो इतने ऊपर होंगे, और वो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट के भी ऊपर चले जाते कई बार तो। ठीक है, तो इस टाइप के कल्चर या फिर इस टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ कि जो टेम्परेचर फॉरेस्ट होते हैं, जो इनका टेम्परेचर का फर्स्ट है, वो लोग कई बार क्या होता है ना कि ये हमेशा साउथर्न हिमालय के आसपास के एरिया में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। ओके, और ये बाकी नॉर्थ वेस्ट के साइड पे नहीं आता, ये हमेशा उस पूरी रेंज को पकड़ते हैं। जो हिमालय रेंज है ना, पूरी की पूरी यहाँ से होती हुई आसाम तक निकल जाती है, वो पूरी रेंज को पकड़ते हैं, और ये उसी रेंज के अंदर आपको टिपिकल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टिपिकल जो बड़े बड़े ग्रास के मैदान आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी अल्पाइन जो वेजिटेशन जो होती है आपको वो भी देखने को मिल जाएंगी, मतलब गज्जर और बक्साल करके जो जाति है आपकी, गज्जर और बकफाल करके जाति है, जो आपकी आदिवासी की जाति आती है, वो जाति टिपिकल इनके ऊपर डिपेंडेबल होती है, क्योंकि ये उन जो ग्रास होते हैं, जो अल्पाइन वेजिटेशंस हैं, जो ग्रासेस हैं, उनके ऊपर सर्वाइव करती है। ये उनको यूज़ करती है एज ए लिविंग हुड के रूप में, और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रास होती है ये, क्योंकि ये इससे बच भी रहते हैं, और ये इनसे टिपिकल शिकार भी कर लेते हैं, और ये इनसे अपनी पूरी ज़िंदगी को बचा के रखते हैं लोगों से। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट जो आपका आता है उसको हम कहते हैं मोरेन फॉरेस्ट, या फिर कह लो कि आपके टिपिकल ट्राइबल फॉरेस्ट। ठीक है, आपको जो ट्राइबल फॉरेस्ट होते हैं ना, मोस्ट ऑफली आपको कोस्टल गार्ड के आसपास के एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टिपिकल कोस्ट गार्ड के एरिया के आसपास, जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफली आपको जो कोस्ट गार्ड का एरिया आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका ईस्टर्न ऑफ इंडिया के आसपास, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इन सब के रिलेटेड भी आपको देखने को मिलेगा। और ये आपके जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये टिपिकल इनकी जो बहुत ज़्यादा मिट्टी में गड़े हुए फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मड होता है इनके आसपास, और ये पूरे के पूरे क्ले टाइप के चिपचिपे बन चुके होते हैं। क्लियर? ओके,
अब हम बात करते हैं आगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखो वाइल्ड लाइफ के बारे में मैंने आप ऊपर जितना हो सके उतना बता दूंगा, क्योंकि देखो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा जिससे कि आपको फिर बाद में कंटाला आ जाएगा, मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा। जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में मैंने ऊपर जितने मार्क किया हुआ ना, आप उनको रीड कर लेना एक बार। देखो इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन द फ्लोरा एंड फोना। एनिमल्स के लाइफ में और प्लांट्स की लाइफ में भी बहुत रिच है, क्योंकि 90,000 से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज़ है और 2,000 से ज़्यादा बर्ड स्पीसीज़ है। ठीक है, पूरे इंडिया का 12%, 13% जो पूरा वर्ल्ड स्टॉक है, जो आपका फिशिस का स्टॉक कह सकते हैं, वो 2,546 के आसपास का जो फिश का स्टॉक है वो पूरा हम लोग कवर करते हैं 13% के मार्जिन से। फिर आपका आता है 12% मार्जिन, इट बी ऑल्सो कंपेरिजन फॉर द दूसरी चीज़ों के लिए हम कवर कर सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि इंडिया के लिए हम लोग है ना 12-13% हर एक चीज़ को कवर करता है, समझ रहे हो, हर एक चीज़ को हम लोग करते हैं। दूसरी के वाइल्ड लाइफ को हम डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया हुआ है कि जो आपका एनिमल है, जो आपका एनिमल्स है, उनको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपका एलिफेंट है, तो एलिफेंट हमेशा आपको है ना हॉट वेट फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे हमेशा से। कहाँ पे? हॉट वेट फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको हमेशा पानी की ज़रूरत मिलती है, उनको गर्माहट भी चाहिए। तो ये आपका कहाँ मिलते हैं? तो आपको ये आसाम, कर्नाटक और केरला के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका आता है वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब एक सींग वाला गैंडा। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? स्लिपी और मॉइस्टली एरिया के अंदर देखने को मिलेगा, जो भी आपको आसाम या फिर वेस्ट बंगाल के एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं रण ऑफ कच्छ के अंदर आपको एक अलग टाइप की डाइवर्सिटी, एक अलग टाइप का रिलीजन देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास है ना जंगली गधे हैं, और जंगली गधे के साथ साथ उनके पास जंगली एनिमल्स भी एक सबको, जो ऊँट वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट बोथ टाइगर एंड द लायन, उनके पास दोनों चीज़ हैं। ठीक है, इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जो इंडियन लायन है वो आपको कहाँ पे है? तो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात के अंदर है। टाइगर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन और मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल और हिमालय रीजन। आपको इन 3 जगहों पे टाइगर देखने को मिल जाएगा, बट आपको लायन देखना हो तो गिर में आना पड़ेगा। क्लियर? लेपर्ड आर द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली टू, वो आपका कैट फैमिली से रिलेटेड है। और आपको प्रियस मतलब होता है, मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो दूसरों का खाना चुरा के या फिर खुद से शिकार करने के बाद खुद के शिकार को छुपा के खाते हैं। क्लियर? वो कुछ इस टाइप के एनिमल्स होते हैं। और ये सब कुछ होता है। फिर आपके बाद में बात आती है कि हिमालयन रेंज के ऊपर कौन से वाइल्ड लाइफ चलती है। तो हिमालय के ऊपर आपकी टिपिकल टिबेटियंस की ब्लू शिप या फिर वाइल्ड शिप या फिर टिबेटियन वाइल्ड एसेस या फिर कह लो कि टिपिकल ऑक्स या ऑक्स, कुछ इस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपको टिपिकल, आप उनको देखोगे ना तो आपको अंदाज़ा आएगा कि हाँ भाई इस टाइप के एनिमल्स हमने खाली पढ़े हैं, बट ये वहाँ पे लिटरली वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, बाकी जो रिवर्स वगैरह है वहाँ पे आपको एक टिपिकल घड़ियाल, क्रोकोडाइल और टर्टल, आपको ये 3 चीज़ देखने को मिल जाएंगे। उसमें आपको टर्टल और क्रोकोडाइल पूरी दुनिया में जहाँ पे देखना है आपको सब जगह मिल जाएंगे। बट जो घड़ियाल है ना वो ओनली एंड ओनली आर इन द इंडिया के अंदर उसी की एक वैरायटी आपको देखने को मिलती है। बाकी और देशों के अंदर भी उसको देखने को मिलती है, बट क्रोकोडाइल की एक ओनली वैरायटी, क्रोकोडाइल की ओनली वैरायटी रखना, वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? ओनली एंड ओनली इन इंडिया का देखने को मिलती है। क्लियर? ओके, बर्ड लाइफ है पूरी की पूरी कलरफुल लाइफ है। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इनके बारे में आप खुद से एक बार रीड कर लेना। आगे बात करते हैं नोट्स के बारे में। बात करते हैं नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहाँ भी याद रखनी है। वो क्या है? द गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायंस, लास्ट बचा हुआ है। और उसको बचाने के लिए हमने क्या किया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द 1972, हमने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दूसरी चीज़ और लास्ट चीज़ जो आपको बात कर सकता हूँ वो है आपका माइग्रेट बर्ड्स के बारे में। तो आपका साइबेरियन होती है या फिर फ्लैमिंगो बर्ड होती है, वो आपके रण ऑफ कच्छ में आती है और वहाँ पे आके वो ब्रिलियंटली पिंक कलर का ब्लड होता है। जो आपका बर्ड होता है ना वो पिंक कलर का होता है, फ्लैमिंगो बर्ड होता है, पिंक कलर का होता है और लंबा सा ब्लड होता है, बर्ड होता है सॉरी। और वो बहुत ही अच्छा दिखता है। और वो यहाँ पे आके ना हमेशा लगना कि वो जब वाइट रण का जब समय चलता है ना, मतलब आपका टिपिकल जनवरी के बाद वाले जो टाइम चलता है उस टाइम पे आपको ये टिपिकल देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं द नीड ऑफ इन्वायरमेंट कन्वर्जेशन। तो मेडिकल जो आपका मैनी मेडिकल्स प्लांट्स हैं वो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे
मेडिकल्स के रूप में लाने के लिए। जैसे कि अभी कोरोना वगैरह सिचुएशन थी तो आपने बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक के प्लांट्स आपको देखने को मिले होंगे, आपको बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक के प्लांट्स आपको देखने को मिलते होंगे अपने घर के अंदर, लोग यूज़ करते होंगे उसको ऐसे औषधि बनाने के लिए या फिर काढ़ा बनाने के लिए। तो वो सब कुछ कहाँ पे ऐसा आपको आता है, वो सब कुछ सारी चीज़ आपको कहाँ मिलती हैं, तो टिपिकल फॉरेस्ट के अंदर उपलब्ध होती है। क्लियर। अब तो उसको फॉरेस्ट में से निकाल के हम लोग उसकी खेती वगैरह कर सकते हैं, उसको वहाँ से चला सकते हैं, बट टिपिकल वो हमेशा आपको वहाँ से देखने को मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके की पूरी आपकी नेचुरल वेजिटेशंस होती हैं। क्लियर। तो ये बाकी आप उसकी पूरी समरी है जिसको आपको रीड करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके डाउट्स ऐसे कैसे सेम टू सेम रह जाएंगे। इससे जाके इनको एक बार रीड कर लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जिसको ज़रूरत हो उस मुद्दे तक या फिर उस इंसान तक इस चैनल को पहुंचाना, जैसे कि उसके पास टिपिकल शेयर या फिर टिपिकल उसके पास एक नॉलेज के रूप में एक उसके पास एक नोट्स के रहे। ठीक है। और याद रखना ये पूरी PDF की नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।